उत्तर भारत में भले ही मौसम का मिजाज में सर्दी आ गई हो, लेकिन चुनावी गर्मी जो है उसकी तपिश साफ तौर पर महसूस की जा रही है। गुजरात में सियासत की बिसात बिछ चुकी है। राहुल गांधी गुजरात में हैं। कल भरूच में बीजेपी पर वार किया था, आज नवसारी में नजर आए हैं। बताया जा रहा है कि अंदर खाने राहुल वो समीकरण साधने की जुगत में हैं जो गुजरात में कांग्रेस को दोबारा सत्ता में ला सकते हैं। तो इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राहुल के हर नहले पर अपना दहला फेंक दिख रहे हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच पीएम अहमदाबाद में अक्षरधाम मंदिर पहुंचे हैं। इस दौरे के सियासी मायने की चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं मंदिर में पीएम मोदी के अलग अलग रंग। हाथ जोड़े साधे कदमों से आगे बढ़ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वामी नारायण संप्रदाय का अक्षरधाम मंदिर अपनी सिल्वर जुबली मना रहा था तो पीएम मोदी खास मेहमान बनकर मंदिर में मौजूद रहे। संस्था के अध्यक्ष महंत स्वामी महाराज ने पीएम मोदी की अगुवाई की, उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत किया। ये माला भी किसी प्रसाद से कम नहीं थी। फिर मयूर द्वार का उद्घाटन हुआ और पीएम मंदिर में प्रवेश कर गए। यह मयूर द्वार राजस्थान के गुलाबी पत्थरों से बनवाया गया है, जिसमें अलग अलग मुद्राओं में मोर नजर आते हैं। पीएम मोदी कुछ देर वहां खड़े रहे और उसकी खूबसूरती को निहारते रहे, फिर आगे बढ़ गए। पीएम सीधे कदमों से आगे बढ़ रहे थे, बीच बीच में हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार करते। पीएम अभिषेक मंडप की ओर बढ़ गए। यहां पीएम ने स्वामी नारायण के नीलकंठ स्वरूप का अभिषेक किया। मंदिर के पुजारी प्रधानमंत्री को मंडप की खास आकृतियों की जानकारी देते दिखे। फिर प्रधानमंत्री उस सभागार की ओर बढ़ गए जहां होना था आज का सबसे भव्य कार्यक्रम। पीएम ने यहां अक्षरधाम सनातन प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कुछ रंगारंग कार्यक्रम के बाद अक्षरधाम मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से नहा उठा। ये लाइट एंड साउंड शो मंदिर की 25 साल की यात्रा पर तैयार किया गया था, जो करीब 15 मिनट तक चला। अहमदाबाद के इस अक्षरधाम मंदिर की अपनी ही एक अलग पहचान है। कभी आतंकी हमले का शिकार हो चुके इस अक्षरधाम मंदिर में पीएम पहले भी जा चुके हैं, लेकिन इस बार के दौरे की चर्चा सियासत के गलियारों में भी है। वीडियो जर्नलिस्ट हेतल खत्री के साथ पूरा पटेल, न्यूज नेशन, अहमदाबाद। और स्वामी नारायण समुदाय गुजरात में एक बड़ी पकड़ रखता है। उसके लाखों अनुयायी वहां मौजूद हैं और खासतौर से अनुयायियों में पाटीदार समुदाय के लोगों की बहुतायत है। ऐसे में अक्षरधाम मंदिर के सिल्वर जुबली प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शामिल होना सियासी समीकरण के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसे कहा जा रहा है कि पाटीदारों को साधने की एक और कोशिश है पीएम मोदी की। हालांकि अगर बात करें इतिहास के पन्नों को पलट के देखें तो पीएम मोदी अक्षरधाम मंदिर वक्त वक्त पर जाते रहे हैं। माना जा रहा है कि आरक्षण की मांग पर अड़े पाटीदार बीजेपी से जो नाराज चल रहे हैं उनको मनाने की कोशिश है। स्वामी नारायण संप्रदाय में पाटीदारों की बड़ी तादाद है। ऐसे में उनके कार्यक्रम में शरीक होकर वहां पर उनके बड़े नेताओं से बातचीत कर हो सकता है कि वो आम लोगों के बीच अपनी पकड़ बनाने में एक बार फिर से मजबूत होंगे। हालांकि पीएम अगस्त 2016 में भी अक्षरधाम मंदिर गए थे। स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रमुख स्वामी के निधन पर शोक भी उन्होंने व्यक्त किया था। और बात आतंक के नासूर की। आतंक का कोई मजहब नहीं होता, यह हम हर बार कहते हैं, लेकिन कुछ लोग मानो इसे मानने को तैयार ही नहीं हैं। देश में कई बार आतंक को रंग देने की कोशिश हुई है और अब इस बहस को हवा दी जा रही है कि कमल हसन का एक बयान जो है इसमें और ज्यादा आग में घी का काम कर रहा है। एक तमिल पत्रिका में अपने लेख में कमल हसन ने कथित हिंदू आतंकवाद को अपने ही अंदाज में शब्द देने की कोशिश की तो सियासत का पारा भी चढ़ने लगा। क्या है कमल हसन का ये विवादित बयान जिस पर ये पूरी सियासत हो रही है, देखिए जरा। कांग्रेस पार्टी कभी आतंकवाद को धर्म से नहीं जोड़ती है। कुछ कथित सेकुलर एलिमेंट्स के बीच में वे अपने पैर तो पसार सकते हैं। हिंदू टेरर का जो कल्पना है वो तो बदनाम है, क्योंकि चिदम्बरम ने करके उसमें दुनिया भर में हंसी मजाक करवाया। कमल हासन के एक लेख ने मानो कथित हिंदू आतंकवाद के शब्द को फिर से बहस के केंद्र में ला दिया है। हासन के लेख पर अब सियासी संग्राम छिड़ता दिख रहा है। दरअसल एक तमिल साप्ताहिक पत्रिका में कमल हासन ने लेख लिखा और राइट विंग के मसल पावर के इस्तेमाल का जुमला हवा में उछाल दिया। कमल हासन ने लिखा, कोई नहीं कह सकता कि हिंदू आतंकवाद का वजूद नहीं है। हिंदू कट्टरपंथी पहले बातचीत में यकीन रखते थे, लेकिन अब हिंसा में शामिल हैं। सत्यमेव जयते में आस्था अब खत्म हो चुकी है। कमल हसन
जिस वक्त यह कह रहे हैं उस टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जब केंद्र की सरकार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर कार्रवाई की बात कर रही है, तब कमल हसन हिंदू टेररिज्म की बात कर रहे हैं। मुझे संदेह है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया तमिलनाडु के अलुम्मा और पेट्रो डॉलर के दबाव में और उसके प्रभाव में ये सब काम कर रहे हैं। कमल हासन का लेख पत्रिका में छपते ही सियासत में एक भूचाल सा आ गया। कोई कमल हासन के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधता दिखा और कोई हासन को नसीहत देने लगा। आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद, ये संभव नहीं है। ये काम बीजेपी करती है। देश को तोड़ने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए वो इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करती है कि इस्लामिक आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद, लेकिन साथ साथ हिंदू आतंकवाद भी नहीं कहा जा सकता है। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, विश्व भर में इस्लामिक आतंकवाद से बहुत भारी नुकसान हुआ है। काफी लोग मरे हैं और केरला में भी ISIS के लोग पकड़े गए। उसके ऊपर कभी उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। और कमल हसन अब पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। शायद एक लॉन्चिंग पैड की उनको जरूरत है, कोई मुद्दा उनको चाहिए था और इसीलिए इस प्रकार का वक्तव्य उन्होंने किया है कि गौरक्षा के नाम पर गुंडे संगठित हो रहे हैं। आप अपने लोगों को रोक नहीं पा रहे, मार रहे हैं वो लोगों को। पहलू खान को मार दिया, इसको मार दिया, उसका मार दिया, रामगढ़ में मार दिया, लगभग 76-77 लोगों को देश में मार दिया। उसी तरह का खतरा अब तमिलनाडु में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, कमल हसन कह रहे हैं जो वहां रग रग से वाकिफ है। कथित हिंदू आतंकवाद के इस शब्द को पहली बार कांग्रेस ने उछाला था। सियासी विरोध बढ़ा तो कांग्रेस बैकफुट पर आती दिखी। अब कमल हासन भी मानो उसी राह पर चल पड़े हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आतंक का रंग तलाशना वाकई इतना जरूरी है या फिर कहीं ज्यादा जरूरी ऐसे लोगों पर लगाम लगाना है जो आतंक फैलाते हैं, फिर चाहे वो किसी भी मजहब के क्यों ना हो। चेन्नई से वीडियो जर्नलिस्ट पार्थ सारथी और श्री प्रपंच के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। एक हादसा हुआ, 30 जिंदगियां झुलस गईं, लेकिन सिसकते जख्मों की दास्तां अभी बाकी है। एनटीपीसी में बॉयलर फटने से हुए हादसे की टीस रिस कर सामने आ रही है। किसी परिवार ने अपने जवान बेटों को खो दिया, कोई अपनी दूधमही बेटी को इस संसार में बिलखता छोड़ गया। इस वक्त में तो जाली में बैठा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, माइंड काम नहीं कर रहा था कि अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। पर हाइट पे काम 90 मीटर पे सारे ईंट चढ़ा रहे थे, मोरंग चढ़ा रहे थे सर। बॉयलर फट गया, कोई जानकारी नहीं हुई। बहुत कोयला उला उड़ा सर, इसी कोयला उला जो है अंधेरे में दिखाई नहीं दिया सर, तो उसी में नहीं गिर गए हैं सर। झुलस चुकी जिंदगी के सिसकते जख्म अभी बाकी हैं। पथराई आंखों में अपनों का इंतजार अभी बाकी है। 300 डिग्री के टॉर्चर में सब कुछ तबाह हो गया। पल भर पहले तक हंसती मुस्कुराती जिंदगी कब बेजान हो गई पता भी नहीं चला। अब दर्द का एक दरिया है और जख्मों की अनगिनत दास्तान। 5 बेटे कम कर रहे थे, 2 मर गए, 3 बचे हुए। गुलाम मुस्तफा के 5 बेटे उनका हाथ बटा रहे थे। आज आंखों के सामने 2 जवान बेटे बेजान पड़े हैं तो मानो जिंदगी अचानक कुछ भारी सी लगने लगी है। मजदूरी के काम करते हुए हमको दे रहे थे तो हम भी अपना वहाँ पेट पालन कर रहे थे और इनका ही बच्चे लोग का काम चल रहा था, खिला रहे थे सब बच्चे लोग के, ये लोग कमा रहे थे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रहने वाले गुलाम मुस्तफा के 5 बेटे ऊंचाहार में एनटीपीसी के इसी प्लांट में काम करते थे। उस वक्त भी 5 वहीं मौजूद थे जब अचानक बॉयलर में तेज धमाका हो गया। एक तेज आवाज हुई और फिर मौत का चित्कार उठने लगा। धुआं छटा तो अपनों की तलाश तेज हो गई। बिस्मिल, सैफुल्लाह, अताउल्लाह, हबीबुल्लाह और फजलुल्लाह 5 भाई प्लांट में पांडवों के नाम से मशहूर थे, लेकिन अब हबीबुल्लाह और फजलुल्लाह का साथ छूट गया है। वो हमारे भाई लोग नीचे में काम कर रहे थे, 35 मिनट में कुछ ऐसा बड़ाम से किया जो पूरा अंधेरा छा गया। उसके बाद सभी लोग हम लोग नीचे आ गए, तीनों भाई। उसके बाद फिर हम लोग तीनों भाई में आपस में पूछने लगे कि भैया हमारे बड़े भाई हैं, इनसे पूछा जाए भाई फैजुल्ला देखे, नहीं। हम पूछे से नहीं, तो हम लोग बोले फिर ऊपर में ढूंढा जाए। तो पहले फैजुल्ला मिला हमको,
उसके बाद उसको लेकर हॉस्पिटल आए। कुछ देर बाद ये हमारा छोटा भाई गया, हैबुल्ला को खोज के लेकर आया, बोला आते आते भैया हैबुल्ला अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस पिता के दर्द की कोई दवा नहीं तो बालकृष्ण के परिवार पर भी गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऊंचाहार के ही छिपिया गांव के रहने वाले बालकृष्ण अब इस दुनिया में नहीं, पीछे छोड़ गए हैं तो 1.5 माह का दूध मुहा बच्चा, पत्नी और एक बुजुर्ग पिता। शिफ्ट चेंजिंग का वो शिफ्ट था, हैंड ओवर करने का समय था। उसके बाद हम लोग लंच भी खत्म हो गया था, 3:20 का टाइम था। जिस समय हम भी 10 मीटर से जहां विस्फोट हुआ उसके 10 मीटर पे वैक्यूम पंप C2 के पास खड़े थे। हम लोग जा रहे थे, उसके बाद अचानक विस्फोट हुआ, पूरा काला काला धुआं ही हो गया। उसके बाद कुछ नहीं दिखा। यहाँ हर चेहरे पर बस एक ही गम है, किसी की आंखों में बेटे को खो देने का दर्द है, कोई अपनों की तलाश में बदहवास है और उनकी जुबान पर बस एक ही सवाल है, इस मातम का जिम्मेदार कौन है। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश सिंह के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, रायबरेली। हालांकि यह हादसा कैसे हुआ, क्या जनरल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो फॉलो नहीं किए गए थे, क्या बॉयलर को हैंडओवर करने में बहुत जल्दबाजी की गई थी, तमाम सवाल हैं जिनका अभी जांच के बाद ही स्थिति साफ होगी। आगे बढ़ते हैं, बात आम आदमी पार्टी की करते हैं, जहां एक बार फिर अंदरूनी घमासान सड़क पर नजर आ गया। दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, जिस दौरान कुमार विश्वास और अमानतुल्लाह खान के समर्थकों के बीच जमकर नारेबाजी हुई और नारेबाजी तक की बात नहीं रुकी, झड़प में भी तब्दील हो गई। दरअसल पार्टी में अमानतुल्लाह खान की वापसी से कुमार विश्वास नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि आज कुमार विश्वास ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं किया, लेकिन इशारों में सवाल उठाते जरूर नजर आए और उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने कहा, हम बोलेंगे तो फिर क्या होगा। नारेबाजी, हंगामा, एक तरफ कुमार विश्वास के समर्थक तो दूसरी तरफ अमानतुल्लाह खान के सपोर्टर। अपने अपने नेता के समर्थन में नारों का शोर गूंज रहा था, लेकिन इस नारेबाजी के बाद एक बार फिर से साफ हो गया कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के दौरान पार्टी की आपसी खींचतान एक बार फिर सामने आ गई। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी, जिसमें कि कुमार विश्वास समेत अमानतुल्लाह खान पहुंचे थे। दोनों के बीच विवाद है और इस विवाद के बाद अब जब परिषद की बैठक खत्म हुई है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तमाम समर्थक हैं कुमार विश्वास और अमानतुल्लाह खान के, वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में रोष है जो कि साफ नजर आ रहा है। सबके बीच में हंगामा है, सबके अलग अलग समर्थक हैं और ये हंगामा पहले से ही माना जा रहा था किस तरीके से हंगामा होगा। हालांकि परिषद की बैठक के दौरान कुमार विश्वास को बोलने का मौका दिया, लेकिन उनके राजस्थान के प्रभारी के तौर पर से बोलने का मौका दिया गया, उन्हें अलग से मौका नहीं दिया गया, जिसकी वजह से दोनों समर्थकों के बीच में हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल पार्टी में झगड़ा तब शुरू हुआ था जब अमानतुल्लाह ने कुमार विश्वास को बीजेपी का एजेंट बताकर सवाल खड़े किए थे। हालांकि तब कुमार विश्वास ने पार्टी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया था। इसका अंजाम यह हुआ कि अमानतुल्लाह खान को पार्टी से निलंबित कर दिया गया था, लेकिन अब अमानतुल्लाह की पार्टी में वापसी हो चुकी है, जबकि कुमार विश्वास लगातार इसका विरोध करते रहे। इतना ही नहीं, पार्टी की बैठक में मुख्य वक्ता के तौर पर भी कुमार विश्वास का नाम नहीं था। इसी कारण से कुमार विश्वास के समर्थक हंगामा कर रहे थे। उधर कुमार विश्वास ने भी इशारों में अपनी नाराजगी दिखाने की कोशिश की। जब मैं बोलता हूं और बोलूंगा तब चीजें होंगी, लेकिन अगर नेतृत्व ने यह तय किया कि मुझे नहीं बोलना है नेशनल काउंसिल के सामने, उन्होंने भी कुछ सोच के ही तय किया होगा कि जिस आदमी के माध्यम से पूरे आंदोलन की आवाज गूंजी है, जिसको भेजा जाता था कि दिग्विजय सिंह कहते हैं चुनौती देता हूं कि आओ बहस करो, और हमारे लीडर्स लिखते थे कुमार को भेज रहे हैं आओ बहस करो, और वो पीछे हट जाते थे। तो अगर आज भाषा नहीं सुनना चाह रहे हैं, मुझे नहीं सुनना चाह रहे हैं, तो कोई तो गड़बड़। कुमार विश्वास के विरोध के बावजूद अमानतुल्लाह खान की पार्टी में वापसी हुई है। ऐसे में कुमार विश्वास का अगला कदम क्या होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ दीपक रावत, न्यूज़ नेशन। जेडीयू में नेताओं के बगावती तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। नीतीश सरकार में कभी 10 साल तक विधानसभा अध्यक्ष रहे उदय नारायण चौधरी अब गैर राजनीतिक मोर्चा खोलकर दलित और पिछड़ों को इंसाफ दिलाने की वकालत कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ श्याम रजक भी पार्टी में रहकर ही दलितों के उत्थान की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इन नेताओं की टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। नीतीश सरकार से बिहार में बाहर आई कि नहीं, ये तो सूबे के लोग बखूबी जानते होंगे, लेकिन जेडीयू के कुछ नेताओं के बगावती सुर से
पार्टी की खासी किरकिरी जरूर हो रही है। अंदर खाने तो खबर यह है कि बीजेपी से गठबंधन के बाद से ही जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। शरद यादव के तेवर तो पहले से ही तल्ख थे, अब कुछ दूसरे कद्दावर नेता भी बगावती तेवर अख्तियार कर रहे हैं। नीतीश के करीबी और बिहार जेडीयू के उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी भी भौएं तरे रहे हैं। पिछड़ों और दलितों को इंसाफ दिलाने के नाम पर उदय नारायण चौधरी ने नई दुकान खोल ली है। नए मोर्चे के बैनर तले पटना में 9 नवंबर को एक कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसके मुख्य अतिथि होंगे बीजेपी के बागी नेता यशवंत सिन्हा। वंचित वर्ग मोर्चा जो मैं बनाया हूं, उसमें सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। जो समर्थन दे रहे हैं उनको मेरी ओर से धन्यवाद है, और कुछ लोग जो अभी विरोध कर रहे हैं वो भी कल हमको समर्थन देंगे, मैं ये जानता हूं। उदय नारायण चौधरी ही नहीं बल्कि जेडीयू के श्याम रजक को भी दलितों और पिछड़ों की फिक्र सता रही है। न मेरा कोई दल से विरोध है, न किसी सरकार से विरोध है, विरोध है व्यवस्था से। 70 साल की आज़ादी के बाद भी आज जो वंचित समाज है, दलित समाज है, भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, शिक्षा से मरहूम है, और वो इस मरहूम के कारण आज वो किस चौराहे पर खड़ा है, किस गिलानी से जिंदगी जी रहा है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। बिहार में जेडीयू की सहयोगी बीजेपी भी बागी जेडीयू नेताओं के रवैये और उनकी टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। ये कौन लोग हैं? ये लोग जब तक सत्ता में थे, महत्वपूर्ण पोजीशन पे थे, इन्होंने ऐसी कोई आवाज़ नहीं, इनफैक्ट इन्होंने सत्ता के सुख भोगे। अब जब उनको लग रहा है कि इनको उचित स्थान नहीं मिल पा रहा है, तो ये ऐसी आवाज़ें उठा रहे हैं। जाहिर है सवाल तो उठने ही थे, क्योंकि जब इन दोनों नेताओं को सत्ता की कुर्सी हासिल थी तो पिछड़ों की याद नहीं आई, लेकिन अब कुर्सी नहीं है तो बगावती तेवर दिखा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। कानपुर के कोचिंग सेंटर में खूब बवाल मचा। दरअसल कोचिंग से लौटते वक्त कुछ छात्रों को यहाँ पर छात्राओं के साथ बदसलूकी, छिड़खानी की शिकायत हुई, जिसकी शिकायत उन्होंने कोचिंग संचालक से की और अपने घर वालों से की, जिसके बाद कुछ छात्रों के भाई आधा दर्जन लोगों के साथ वहाँ पहुँचे और आरोपी छात्र के खिलाफ और दूसरे जो छात्र मौजूद थे उनके खिलाफ भी जमकर पिटाई कर दी। काफ़ी देर तक उन्होंने हंगामा किया और ये सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई। और अब बात भारत की खिचड़ी की, जो दुनिया में पहचान दिलाने के लिए मोदी सरकार की अनूठी पहल के साथ जुड़ गई। दिल्ली में आयोजित होने वाले वर्ल्ड फूड इंडिया में 800 किलो खिचड़ी पकाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश होगी। पहले ऐसी चर्चा हो रही थी कि खिचड़ी को सरकार राष्ट्रीय फूड बनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। खिचड़ी को मिलेगी दुनिया में विशेष पहचान। दुनिया के मंच पर भारत की खिचड़ी का होगा नाम। जिस खिचड़ी को हिंदुस्तान में गरीब से लेकर अमीर हर कोई बहुत पसंद करता है, जिसे बनाना जितना आसान है उतना ही पचाना भी। यही वजह है कि भारत सरकार ने खिचड़ी को दुनिया में पहचान दिलाने की एक पहल की है, जिसके मुताबिक खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिल्ली में 3 से 6 नवंबर तक आयोजित होने वाले वर्ल्ड फूड इंडिया में इसे पेश करने वाला है। इसके लिए 800 किलो खिचड़ी पकाई जाएगी और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की कोशिश होगी। हम खिचड़ी को एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने की ज़रूर बात कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जब वर्ल्ड फूड इंडिया जैसे इतना बड़ा हमें प्लेटफॉर्म मिला है, जहां 80 देश के लोग यहाँ पे दुनिया के लोग आ रहे हैं, दुनिया भर के 60-70 टॉप ग्लोबल CEOs कंपनीज के आ रहे हैं, दुनिया भर के 12-13 मंत्री लोग आ रहे हैं, किसी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक पहुँच रहे हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे मैंने सोचा कि ये लोग कोई हिंदुस्तान का एक नया पकवान के बारे क्यों नहीं इनको इनलाइटन करके हम लेके जाए। वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम में खिचड़ी को पेश करने के पीछे खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की दलील है कि अमीर हो या गरीब, खिचड़ी सबका पसंदीदा भोजन है। खिचड़ी एक तरह से व्यंजनों का राजा है और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। साथ ही इसमें चावल, दाल और सीमित मात्रा में मसाले रहते हैं, जिससे ये काफी स्वादिष्ट भी है। सबसे बड़ी बात है कि इसे कम खर्च में और कम वक्त में तैयार किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने उन बातों को खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि सरकार खिचड़ी को राष्ट्रीय फूड घोषित करने वाली है। दुख की बात है कि अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। तो जब देश को तोड़ने की इतनी बड़ी बात वो कर सकते हैं,
तो अब हमारे पकवान में भी उसमें भी विरोध खड़ा करके उसमें भी लोगों को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता, इनसे और कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया जाता। दरअसल भारत की फूड इंडस्ट्री को बढ़ावा देने और इस सेक्टर में निवेश लाने के लिए वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन पर 65,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। 28 राज्य इस इवेंट के पार्टनर बनने वाले हैं, जबकि 50 ग्लोबल कंपनियों के सीईओ भी इवेंट में शामिल होंगे। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन।